हेलो दोस्त। हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो पहला चैप्टर है उसमें अब तक हम लोगों ने दो टॉपिक को पढ़ चुके हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान का वीडियो चल रहा है, तो इसमें यूरोप का राष्ट्रवाद जो पहला टॉपिक था वो तो इंड हो चुका है। और इसमें जो दूसरा टॉपिक था जो जिसे हमने कल ही इंड कर दिया था, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। इसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर हैं उसको हम आप लोगों को पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा देंगे। आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है इसमें है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ। चूँकि उस समय 18वीं सदी में मध्य 18वीं सदी था, तो उस समय यूरोप के नक्शे को अगर हम देखते हैं तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। यानी जिन्हें हम आज जर्मनी के रूप में, इटली के रूप में और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, तब यह इन देशों के रूप में नहीं था, बल्कि वह छोटे छोटे राजशाहियों के रूप में कई विभागों में बटा हुआ था, कई भागों में विभक्त था। तो जो पहला था कि राजशाहियों और डचियों कैंटनों में बटा हुआ था। यानी वो छोटे छोटे राजशाही थे जिसे कई प्रदेशों में बांटा गया था, जैसे डच थे, सिसिली था, कैंटन था, इन भागों में विभक्त था, जिनके शासकों को स्वायत्त क्षेत्र थे। यानी वो जो शासक थे डच के, कैंटन के, जो ये राजशाही शासक थे, इनका अपना स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार था इन क्षेत्रों पर। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। यानी जो नक्शे में हम लोग देखेंगे कि जो पूर्वी क्षेत्र था यूरोप का और यूरोप का जो मध्य क्षेत्र था, यह निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। यानी वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, वह अत्यधिक निरंकुश, दुराचारी, भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के थे। यानी वो उन्हें जनता पर थोड़ा सा भी दया नाम की भावना या किसी से किसी प्रकार की भावनाएं नहीं व्यक्त होती थी। वह पूरी तरह से केवल भ्रष्टाचार ही उनके अंदर व्याप्त थी। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वैसे भी सीधी सी बात है कि अगर एक छोटा सा राज्य है या एक कोई ऐसा ही प्रदेश है, तो वहाँ पर एक जैसे लोग नहीं रहते हैं। वहाँ पर अलग जितने व्यक्ति होंगे उतने ही प्रकार के होंगे, उनका दिमाग भी अलग अलग होता है। आपने अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी अन्य समान संस्कृत का भागीदार नहीं मानते थे। मतलब वो अपने आप को ये नहीं मानते थे कि हमारी भी एक सामूहिक पहचान है, हमारी अपनी संस्कृति है। वह किसी भी त्योहार में या किसी भी ऐसी चीज़ में अपने आप को भागीदारी नहीं करते थे, अर्थात वो अपने आप को ऐसे हमेशा अलग ही रखते थे। इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बनाता है। यानी जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों को बना करके एक बड़ा समूह बनता है, एक बड़ा साम्राज्य बनता है। एक छोटे छोटे राज्यों को मिला देने से एक बड़े साम्राज्य का निर्माण होता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया और हंगरी पर जो शासन करने वाले राजा थे, शासक वर्ग थे, उन्होंने कई क्षेत्रों को मिला करके एक बड़ा जनसमूह जोड़ करके बना लिया था। इसमें कई इलाके भी शामिल थे, जैसे छोटे छोटे इलाकों से ही एक बड़ा क्षेत्र बनता है, एक बड़े क्षेत्र का निर्माण होता है। तो इसमें जो छोटे छोटे क्षेत्र मुख्य रूप से थे वो एल्प्स के टिराल थे, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, बाहेमिया, ये छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें मिला करके एक बड़ा राज्य बनाया गया। अब यहाँ पे जो कुलीन वर्ग थे, यानी जो वहाँ के कुलीन वर्ग थे, वह आपस में जब बात करते थे तो वो जर्मनी भाषा में बोलने वाले ज़्यादा थे। यानी आपस में जर्मन भाषा में एक दूसरे से वाद विवाद करते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। यानी हैब्सबर्ग में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जैसे इटली के थे, तो वो अपनी इटली भाषा में बोलते थे। तो इटली भाषा बोलने वाले संख्या में जो था वो लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग जो थे वो ज़्यादा इटली भाषा में बात करते थे। हंगरिया में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। हंगरी में कुछ ऐसे लोग भी थे, लगभग आधे लोग थे जो उनकी अपनी भाषा थी मैग्यार, उस भाषा में बातचीत करते थे। जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। यानी जितने लोग थे उस क्षेत्र में, जितने छोटे छोटे वर्गों में विभक्त था, उतनी भाषाओं में बात करते थे।
गालिशिया एक क्षेत्र था, तो वहाँ के जो कुलीन वर्ग थे वो पॉलिश भाषा बोलते थे। तो इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की जो सीमा रेखा थी उसके भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले अधीन अवस्था में रहते थे। यानी जो यूरोप का क्षेत्र था उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो खेती का कार्य करते थे, खेती उनका मुख्य उद्देश्य था करना। तो ऐसे क्षेत्रों में वही उत्तर में बाहेमियम, स्लोवाक, कार्नियोला और दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया ऐसे क्षेत्र थे जो छोटे छोटे जहाँ पर कृषि कार्य अधिक होता था। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह उभरती है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, यानी उनके अंदर कैसे राष्ट्रवाद का विचार आया, कैसे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए, यह उनके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ। तो इसमें जो पहला था वह कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग था। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसमें सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो जमीन का मालिक होता था वह कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यानी सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जिसकी जमीन होती थी वह यूरोपीय महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली सदस्य होता था, वह कुलीन वर्ग का माना जाता था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, यानी उनका जो जीवन शैली थी एक दूसरे से भाईचारे की भावना से बना हुआ था। क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते थे, वे आपस में जब बातचीत करते थे तो जो वहाँ की भाषा थी आपस में बातचीत करने की तो उसमें विभक्त थी। जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्यापार थे, उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। यानी जो बड़े बड़े वर्ग के लोग थे, जो अमीर वर्ग के लोग थे, जिनके पास अधिक जायदाद रहती थी, जो शहरी हवेलियों के मालिक रहते थे, ऐसे लोग आपस में जो थे जब बातचीत करते थे इन्हें उच्च वर्ग के ही लोग कहा जाता था। तो आपस में जब ये लोग बातचीत करते थे तो वो फ्रेंच भाषा में ही बात करते थे, जिससे इनकी भाषा को कोई और समझ ना पाए। और इनके जो परिवार थे वो अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़ा करते थे, यानी ये अपनी डोर को वैवाहिक बंधनों में यानी रिश्ता बना करके ही आपस में बंधन को अत्यधिक मजबूत बनाते थे। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, यानी उस समय जो यूरोप में अधिकांश लोग थे वह कृषि कार्य में लिप्त रहते थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, और जो यूरोप का पश्चिमी भाग था वहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़मीन पर किराया लेकर के यानी खेती कार्य करते थे, और छोटे छोटे कारीगर थे जो खेती किया करते थे। जबकि जो पूर्व और मध्य रूप में विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे, और जो पूर्वी यूरोप का जो पूर्वी भाग था और उसका मध्य भाग जो था वहाँ पर विशाल जागीरों में बटी थी, यानी वहाँ पर जो जमींदार थे वो अधिक संख्या में रहते थे और उस पर जो मजदूर वर्ग होते थे वह खेती करते थे, खेती का कार्य करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरी भाग में आरंभ हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी और पेन उठाइए और इसको नोट डाउन कर डालिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इंग्लैंड सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रथम यानी आरंभ हुई थी, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में 19वीं सदी के दौरान ही मध्य और पूर्वी यूरोपियन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। यानी जो इंग्लैंड था वहाँ पे सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में प्रारंभ हो गई थी, बाकी जो मध्य यूरोप था वहाँ पर 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक यानी लगभग 20वीं सदी के आसपास वहाँ पर औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जो कुलीन वर्ग थे उनके पास विशेष अधिकार थी, तो उन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदार वर्गीय जो शिक्षित वर्ग थे जो अत्यधिक उदार थे वह मध्य वर्गों के बीच यानी आपस में राष्ट्रीय एकता के विचार को अत्यधिक लोकप्रिय किया। यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना को उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे को अत्यधिक उत्साहित करते रहते थे। आगे है उदारवाद।